देखिए, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की बेहद प्रभावशाली कविता माय डियर सोल्जर्स सिर्फ हमारी सेनाओं के लिए गहरी भावनात्मक श्रद्धांजलि भर नहीं है, बल्कि सच कहा जाए तो ये साहित्यिक शिल्प का एक बेहतरीन उदाहरण भी है। आज के इस विश्लेषण में हम मिलकर इसके हर एक पहलू को टटोलेंगे, इसकी गहरी भावनाओं से लेकर इसके व्याकरण और तकनीक तक। तो चलिए, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अब अगर हम आज की इस चर्चा के मुख्य बिंदुओं पर नजर डालें तो हम अपनी यात्रा कविता के मूल अर्थ यानी राष्ट्र की रक्षा से शुरू करेंगे। फिर हम कठिन इलाकों में सुरक्षा, काव्य उपकरणों और भाषा को समझते हुए अंत में कृतज्ञता के संदेश तक पहुंचेंगे। कुल मिलाकर ये 5 अहम पड़ाव होंगे। तो हमारा पहला खंड है राष्ट्र की रक्षा। इस पूरी कविता का जो भावनात्मक आधार है ना, वो शुरुआत में ही बहुत मजबूती से स्थापित हो जाता है। ये पूरी तरह से उन पुरुषों और महिलाओं के निस्वार्थ जोखिमों पर केंद्रित है जो देश की सेवा में दिन रात एक कर देते हैं। जब हम सैनिकों की अथक प्रतिबद्धता और उनके सर्वोच्च बलिदान के बारे में सोचते हैं तो ये विचार अपने आप में बहुत सशक्त महसूस होता है। ये साफ दिखाता है कि कैसे सबसे मुश्किल वक्त में भी वे कमजोरों की रक्षा और बचाव के लिए हमेशा अगली कतार में खड़े रहते हैं। सच में यही वो महान बेटे और बेटियां हैं जिनका जिक्र इस कविता में बड़ी ही खूबसूरती से किया गया है। और डॉक्टर कलाम के शब्दों में शुरुआत में ही एक बड़ा तीखा सा विरोधाभास देखने को मिलता है। जरा सोचिए, एक तरफ तो हम सभी नागरिकों की शांतिपूर्ण नींद है और ठीक उसी वक्त दूसरी तरफ देश के रक्षकों की लगातार बिना सोए अपनी ड्यूटी निभाने की अटूट प्रतिबद्धता है। ये एक अकेली पंक्ति हमारे और उनके बीच के उस भारी अंतर को बिल्कुल स्पष्ट कर देती है ना? अब इस भावनात्मक जुड़ाव से थोड़ा आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला खंड है कठिन इलाकों में सुरक्षा। चलिए देखते हैं कि कविता में किस तरह के विशाल भौगोलिक क्षेत्रों और चुनौतीपूर्ण दृश्यों को पिरोया गया है जिनका सामना ये सैनिक हर रोज करते हैं। यह हिस्सा उस विशाल और लगभग अदृश्य परिदृश्य को बहुत ही शानदार ढंग से स्पष्ट करता है जिसे यह कविता कवर करती है। इसे 2 हिस्सों में बांटकर देख सकते हैं। एक तरफ वे चरम मौसम की स्थितियां हैं, जैसे हड्डियां कंपा देने वाले बर्फीले दिन और चिलचिलाती धूप, और दूसरी तरफ वे अलग अलग इलाके हैं जहां हमारे सशस्त्र बल हर पल हर सेकंड निगरानी करते हैं। अगर हम स्रोत सामग्री में बताए गए इन विशिष्ट स्थानों पर गौर करें तो इनमें ऊंचे पहाड़, गहरी घाटियां, एकदम बंजर रेगिस्तान, दलदली जमीन, विशाल समुद्र और खुला आसमान सब कुछ शामिल है। इन विशिष्ट वातावरणों को अलग अलग करके देखने से होता ये है कि सीमा का जो एक अमूर्त सा विचार हमारे दिमाग में होता है वो एक बहुत ही ठोस और कठिन शारीरिक वास्तविकता में बदल जाता है। यहाँ पर एक बात सचमुच बहुत दिलचस्प है। देखिए कि कविता इन कठोर भौतिक वातावरणों की तुलना उस आंतरिक शांत एकांत से कैसे करती है। योगियों की तरह एकांत विस्तार में चलना, ये पंक्ति सिर्फ किसी शारीरिक यात्रा के बारे में नहीं है, बल्कि ये उस गहरे मानसिक धैर्य को दर्शाती है जो इस तरह की विकट परिस्थितियों को सहने के लिए अंदर से चाहिए होता है। चलिए अब थोड़ा तकनीकी पहलुओं की ओर रुख करते हैं और अपने अगले खंड पर आते हैं, काव्य उपकरणों को समझना। देखते हैं कि ये सब कविता की संरचना में कैसे विकसित होता है और डॉक्टर कलाम ने अपनी बात कहने के लिए किन विशिष्ट पोएटिक डिवाइसेस का उपयोग किया है। तो सबसे पहले बात करते हैं उपमा यानी सिमिली की। बुनियादी तौर पर ये 2 बिल्कुल अलग अलग चीजों की तुलना करने वाला अलंकार है और इसे समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि इसी उपकरण के जरिए कवि एक सैनिक की रोजमर्रा की गश्त को एक गहरे आध्यात्मिक स्तर तक उठा देता है। इस हिस्से में सबसे हैरान करने वाली लेकिन बिल्कुल सटीक बात यह है कि यहाँ सुनसान रास्तों पर चलने वाले सैनिकों की तुलना एकांत में ध्यानमग्न योगियों से की गई है। मतलब जरा सोचिए, ये कितनी गहरी बात है। ये भावनाओं को व्यक्त करने वाली एक बहुत ही कमाल की तुलना है। दूसरा महत्वपूर्ण उपकरण जो हमें यहाँ मिलता है वो है रूपक या मेटाफर। कविता केवल सीधे सीधे बयानों तक सीमित नहीं रहती, बल्कि राष्ट्रीय कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए इस शक्तिशाली कल्पना का उपयोग करती है। इसमें शब्दों के सीधे शाब्दिक अर्थ के पीछे एक बहुत गहरा संदेश छिपा होता है। इसे समझने के लिए ये तुलना देखिए। Wind chimes of my land vibrate your feet। ये वाक्यांश एक रोजमर्रा की वस्तु को एक बहुत बड़े प्रतीक में बदल देता है। यहाँ हवा में सचमुच बजने वाली विंड चाइम्स की बात नहीं हो रही है, बल्कि ये पूरे देश के गूंजते हुए सम्मान और कृतज्ञता का एक बहुत ही सुंदर रूपक है। तीसरा उपकरण है अनुप्रास या एलिटरेशन। इसमें एक ही ध्वनि का दोहराव होता है।
अगर हम स्कॉचिंग सन्स स्वेल्टरिंग रेज वाक्यांश पर ध्यान दें तो इसमें एस ध्वनि का जो दोहराव है वो एक लयबद्ध और लगभग संगीतमय सा गुण पैदा करता है। ये दोहराव पढ़ते समय उस तेज चुभने वाली गर्मी का एहसास हमारे दिमाग में एकदम जीवंत कर देता है। अब इन काव्य उपकरणों से थोड़ा आगे बढ़ते हुए अपने अगले खंड भाषा और कोलोकेशंस की ओर चलते हैं। आइए उन विशिष्ट शब्दों और व्याकरणिक जोड़ियों की जांच करते हैं जिनका उपयोग लेखक इन दृश्यों को इतनी मजबूती से हमारे सामने खड़ा करने के लिए करता है। अगर हम अंग्रेजी भाषा की बात करें तो कॉलोकेशंस यानी विशिष्ट शब्दों के वे स्वाभाविक जोड़े जो अक्सर एक साथ आते हैं, उनका अपना एक अलग ही महत्व है। भाषा की वर्णनात्मक शक्ति और उसकी गहराई को सही मायनों में समझने के लिए इन संयोजनों को समझना बहुत जरूरी और दिलचस्प भी है। अब जरा कविता में इस्तेमाल किए गए इन विशिष्ट संयोजनों पर गौर कीजिए, जैसे स्कॉर्चिंग को सन के साथ जोड़ना या फिर बैरन को लैंडस्केप के साथ मिलाना। जब एक विशेषण को किसी सटीक संज्ञा के साथ इस तरह पिरोया जाता है तो पढ़ने वाले के दिमाग में एक बहुत ही स्पष्ट और अमिट तस्वीर उभर कर सामने आ जाती है। और फिर चरण दर चरण जब हम इन विशिष्ट शब्दावली शब्दों को सारांश में डालते हैं तो ये कविता में बताई गई उस अथक प्रतिबद्धता का पूरा चित्र उकेर देता है। सीमाओं की रक्षा करना, झुलसाने वाली गर्मी सहना, सुनसान रास्तों पर चलना और सबसे महत्वपूर्ण अपनी जवानी का सबसे सुनहरा समय देश को समर्पित कर देना, ये सब मिलकर एक बहुत ही शक्तिशाली प्रभाव छोड़ते हैं। इन सभी तकनीकी और साहित्यिक तत्वों को एक साथ पिरोने के बाद अब हम इस विश्लेषण के अंतिम और शायद सबसे महत्वपूर्ण विषयागत उद्देश्य पर पहुंचते हैं, हमारा आखिरी खंड कृतज्ञता का एक संदेश। प्राइम ऑफ योर यूथ गिवन टू द नेशन। ये एक अकेली पंक्ति इस पूरी रचना के लिए एक मजबूत भावनात्मक लंगर का काम करती है। अपनी युवावस्था का सबसे अच्छा समय राष्ट्र को दे देना, देश की सेवा की खातिर समय और जीवन शक्ति के इस सर्वोच्च बलिदान का इससे सटीक और मार्मिक सारांश शायद ही कोई और हो सकता है। सलाम करते हुए सैन्य अधिकारी की जो छवि हमारे सामने आती है वो इस सेवा की पूरी गरिमा को समेटे हुए है। यह दृश्य कविता की उस अंतिम प्रार्थना से सीधा जुड़ता है जिसमें उन सभी बहादुर पुरुषों और महिलाओं के लिए ईश्वर से आशीर्वाद मांगा गया है जो हमारी सुरक्षा के लिए सीमा पर अड़िग खड़े हैं। इस पूरी चर्चा को समेटते हुए सीधे कविता से लिए गए इस मार्मिक प्रश्न पर विचार करना बहुत जरूरी हो जाता है। सैनिकों की भलाई के लिए प्रार्थना करना महत्वपूर्ण क्यों है? यह एक ऐसा सवाल है जो हमें दिन रात बिना किसी शोर शराबे के हो रही उस निस्वार्थ सेवा पर गहराई से सोचने के लिए मजबूर करता है। जब हम अपने घरों में सुरक्षित महसूस करते हैं तो उसके पीछे आखिरकार किसका त्याग होता है? यह सोचने वाली बात है।